हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। राजपूताना राइफल से भीम सिंह जी के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था पार्ट 1, उसका आपको मैं दिखा चुकी हूं। आज है पार्ट 2 की बारी। इसमें आपको मालूम चलेगा भीम सिंह जी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां। लेकिन चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। हमारे बड़े पॉडकास्ट को यहाँ कुछ पार्ट्स में आपके लिए हम लेकर के आते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भीम सिंह सर के साथ किए हुए पॉडकास्ट का पार्ट 2। इसके पहले भी आपको कभी ऐसा मौका मिला कि कहीं आतंकी छुपे हों तो वहाँ आप लोगों को भेजा गया हो? मतलब ये मैं सितंबर 2022 की बात अगर छोड़ दूँ तो उसके पहले भी ऐसे मौके आए थे आपके सामने? हाँ बिल्कुल मैम, काफ़ी मौके आए थे। बाकी जो ये एक मौका था वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था हमारा, क्योंकि उसमें हमारी को खबर मिलनी स्टार्ट हुई थी 5-6 दिन पहले। खबर मिलना स्टार्ट हो गई थी उस ऑपरेशन के होने से 5-6 दिन पहले। ये कहाँ की बात है? ये उसी इलाके, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाके की बात है मैम। तो वो वहाँ पे जाने के लिए हमारे को, अगर कैंप से हम निकलें तो 30 से 40 मिनट लगेंगे हमारे को। और हो सकता है जो आतंकवादी है वो दिन के अंदर हमारी को खबर मिल जाएगी किसी घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते थे, पार्टी एक आउट ही रखते थे हमारी, जो कि पार्टी रात को किसी टाइम निकल रही है, कभी किसी टाइम निकल रही है। एक मतलब उसके पास पहाड़ी थी उस गांव के पास, जिस गांव में हमारी को खबर मिल रही थी कि इस गांव में टेररिस्ट का मूवमेंट है फिलहाल। तो उस गांव के पास ही मतलब पहाड़ी थी एक, तो उस पहाड़ी पे जाके हमारी पार्टी बैठती थी। तो जिस दिन ये खबर आई कि उस घर के अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं उस गाँव के, तो उस दिन मेरी पार्टी वहाँ पर थी उस पहाड़ी के ऊपर। तो 7 जवान थे मेरे साथ और 8 मैं पार्टी कमांडर में ही था उस टाइम। तो कमांडिंग कमांडर साहब का फ़ोन आता है कि भाई उस गांव के उस घर की खबर आ गई है, बोला, जिसके लिए हमें बोला आप 5-6 दिन से लगे हुए हैं उसके पीछे, तो आप जाओ और उसमें घेराबंदी करो बोले। और उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद मैं पार्टी निकालता हूँ, क्योंकि अगर कमांडिंग कमांडर साहब उस समय निकल जाएँ तो वही सरप्राइज़ वाली बात आती है। क्यों कैंप से जैसी गाड़ियाँ बाहर निकलेगी उस साइड आएगी, हो सकता है उनको पता लगे कैंप से गाड़ी निकल गई है। हाँ। और आप दाएँ बाएँ हो जाएँ कहीं। और उसके साथ ही एक मतलब जैसे ये घर था और इसके साथ यहाँ पे नाला था और यहाँ पे रोड था। यहाँ पे 5-7 घर थे, काफ़ी मतलब जो बोलते हैं बिल्टअप एरिया, मतलब काफ़ी बिल्टअप एरिया था, मतलब काफ़ी घर थे एक साथ में जुड़े हुए। तो उस बीच वाले घर की खबर थी कि इस घर में 3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं। तो मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट लगे होंगे बस। 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे और 15 से 20 मिनट बाद ही मैं पार्टी निकालूंगा, तो आपको घेराबंदी करने के 20-25 मिनट बाद आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो कंपनी कमांडर साहब ने बताया। तो हमने जल्दी से जल्दी वहाँ से मैंने पार्टी को ब्रीफ किया, बताया भी ऐसे है, उस घर का हम कोऑर्डिनेट करेंगे और ये ऐसे करेंगे और इतने घर आएंगे इस कोऑर्डिनेट के अंदर। तो पार्टी को लोग भागते हुए आए हम उधर से, और बारिश भी गिर रही थी थोड़ी बहुत। तो बारिश में कहीं गिर रहे हैं, मतलब उस दिन तो नहीं आ रही थी बारिश, उससे पहले बारिश आई थी, मतलब कीचड़ था पूरे रास्ते पे। तो रास्ते में हम कई जगह गिरे भी थे, मतलब 1-2 जवान गिरे, मैं भी गिर गया था। तो मतलब बड़ा ही वो लगता है यार कहाँ जा रहे हैं, आज तो मारे गए ये वो। तो मतलब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि 6-7 दिन से लगे हुए हैं। तो फिर 20 मिनट में जाके हमने घेराबंदी लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने मतलब 8 बंदे थे, 1 2 3 4 5 6 7वां बंदा मैं खड़ा करके मतलब थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ा हूँ जब उस टाइम फायर फाइट हो गया आपस में, मतलब उन्होंने भागने के इरादे से फायर शुरू कर दिया। और वही बात हुई, सब दिन का समय था। दिन का समय होने के कारण भगदड़ मची, उधर सिविलियन में भगदड़ मची। तो मतलब उस दिन सही रहा कि किसी सिविलियन को गोली लगी नहीं, मतलब जो आतंकवादी की गोली लगी नहीं किसी सिविलियन को, और सेफली रहे वो। लेकिन फर्स्ट फायर में जो हमारे जवानों ने फायर किया उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। अरे वाह। हाँ 3 थे, 2 टेररिस्ट मारे गए और एक वापस घर में ही घुसने के लिए मजबूर हो गए, नहीं बाहर निकल नहीं पाया और घर में ही घुसने के लिए मजबूर हो गए। और उसके बाद फिर मैंने सबको पूछा, पहले वैसे जो हमारी क्वार्टी रहती थी उसके मतलब सबके पास सेट रहते थे, मोटरला सेट। तो मैंने सेट के ऊपर पूछा, भाई यहाँ किसी को चोट तो नहीं लगी है, या तो नहीं किसी अपने बंदे को चोट लगी, 8 ही जवान थे। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैम, अगर एक जवान कोई गोली लगी तो उसको फर्स्ट एड भी देना है, वे कोट करना है, बताना हो सकता है वहीं कहीं गिर जाए, कहाँ गोली लगी हो पता नहीं। तो पूछा, बोला नहीं सर सारे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोला। और ऐसे 2 आतंकवादी मारे गए हैं, बोले 3 दिखे थे हमारे को, 2 मर चुके हैं और एक वापस घर के अंदर ही घुसा होगा, शायद उस साइड गया हो, सामने किसी ने कुछ बताया नहीं, तो शायद अंदर ही घर के अंदर ही घुस गया होगा वापस, क्योंकि वहाँ पे एक घर से ऐसे गली से भाग गया ऐसे, पता नहीं कौन से घर में घुसे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने कंपनी कमांडर साहब को फ़ोन किया।
साहब ऐसे बोला हाँ ठीक है मैं अब आने वाला हूँ आपके पास। तो 10-15 मिनट के बाद हमारे पास कंपनी कमांडर साहब आ चुके हैं। उसके बाद CEO साहब जो ही मतलब कोडन को टाइट किया, मैंने घेराबंदी किया, उसके बाद सर्च शुरू किया। तो सर्चिंग के दौरान जब हम सर्च कर रहे तो हमारा जवान फर्स्ट में जब गया तो उस सर्चिंग के दौरान मतलब उसको एक जवान को गोली लगी थी उसकी, वो कंधे की थोड़ा नीचे गोली लगी थी उसमें। तो उसको पिस्टल की गोली लगी थी, लेकिन ठीक है बच गया था वो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। तो उसमें एक टेरी स्टोर था, फिर उसको कैजुअलिटी किया गया, उसको मारा गया और उसके बाद ऑपरेशन को फिनिश किया गया वहाँ पे। और ये कब की बात है? ये MM 2021 की बात है। 3 आतंकी और हमारे 8 जवान वहाँ 8 पर जवान, पहुँचे हुए थे। तो खौफ तो मन में नहीं था, ये तो पूछना ही बेमानी है, किसी फौजी से तो हम ये सवाल कैसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन आपके सामने आतंकियों के अंदर खौफ ज़रूर होता होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो भागना शुरू कर देते हैं ऐसी किसी कंडीशन में? बिल्कुल मैम, भागना मतलब उनको जब ऐसे पता लग जाता है हाँ भारतीय सेना आ गई है और आपका घेराबंदी कर रही है, तो उस सिचुएशन में पक्का ही भागना शुरू करते हैं। और जैसे अगर उनको पता लग गया घेराबंदी कर चुके हैं तो मतलब उनके जहन में हो जाता है आज हमारे को मारना। घेराबंदी अगर हो चुकी है तो उनको पता है भी आज हमारे को मरना, उनके बिल्कुल दिमाग में ही हो जाता है भी आज हमारे को मरना है। जब लेकिन घेराबंदी लगा रहे होते हैं जब उस टाइम पक्का ही वो भागने को, अगर उनको पता लग गया तो पक्का ही वो भागने की कोशिश करेंगे। उनको पता है अगर अब भाग गई तो भाग गए, नहीं तो ये भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल मैम, ये खौफ रहता है उनके। तो 3 साल के अंदर ये 2 तो वाकया मुझे मालूम चल ही गया, जब डायरेक्ट आतंकियों से आमना सामना आपका हुआ और उन्होंने देखा कि भारतीय फ़ौज क्या होती है। लेकिन सर आपने खुद कहा कि अभी हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। मैं गया तो उसकी बात की बात आ रहा हूँ, क्यों उससे पहले मेरे को पता नहीं था कैसा क्या था, लेकिन खबरों में सुनते थे कि हाँ आज यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। लेकिन पत्थरबाजी का जब मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब पूरे 3 साल के टर्नओवर के दौरान मैंने 2 बार ही देखा था वाक्य वहाँ पे, और ना कभी सुना था मतलब कि मेरी RR के अंदर तो, और 2 बार ही देखा था। वही इक्का दुक्का कोई एक लड़का है, छोटा लड़का है, क्यों उनके जहन में ही हो जाता है वो, जैसे आप बोल रहे हो वहाँ पर लोग बोलते हैं मिलिटेंट बोलते हैं, तो वो उनके जहन में हो जाता है भी हाँ ये, क्योंकि बच्चे को तो वही है जैसा देखेगा वैसा ही वो सोचेगा हाँ ये मारते हैं मैं भी मार दूँ, तो वो वाला है बस वो हो जाता है। बाकी वहाँ पे इतना वो कुछ नहीं, मैं अभी काफ़ी सुधार रखे हैं। जो आपने महसूस किया है सर वही मैंने भी महसूस किया है। हम धारा 370 ख़त्म होने के पहले जब वहाँ पर जाते थे तो वो उन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया से मीडिया आई है, क्योंकि हम दिल्ली से जाते थे वहाँ पे, तो उनको लगता था कि इंडियन मीडिया आई है। लेकिन 370 ख़त्म होने के तुरंत तो नहीं, 2 साल 3 साल के बाद मैंने ये महसूस किया जब मैं श्रीनगर गई। ऑनेस्टली इतने अंदर तक तो मैं कभी रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाई, लेकिन श्रीनगर से जब मैंने रिपोर्टिंग की तो तब तक वो भावना उनके दिल में आ गई थी कि ठीक है मीडिया वाले आए हैं, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल हो गया था। तो बिल्कुल जो चीज़ आपने महसूस की है वही मैंने महसूस की है। लेकिन जो ख़तरों के खिलाड़ी आप बने हैं, आतंकियों को सामने से देखा है और लोहा भी लिया है, उन्हें मारा भी है, वाकई हैट्स ऑफ टू यू सर। हम तो बस किताबों में ही पढ़ पाते हैं। बड़ा मुझे गर्व महसूस हो रहा है, सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठ के बात भी कर पा रही हूँ, आपसे सवाल भी पूछ पा रही हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि कुश्ती वुश्ती अभी चल रही है, हरियाणा से आप हैं? अभी तो मैम पिछले 2024 में की थी, पिछले साल की थी मैंने 2024 लास्ट के अंदर। हाँ। तो उसमें भी डिवीजन लेवल पे फर्स्ट हुआ था मैम मैं, और हमारी जो बटालियन की टीम थी उसने ट्रॉफी उठाई थी। अच्छा। तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा मैम, क्योंकि RR से मतलब 3 साल का टर्नओवर करने के बाद 3 साल तक मैंने कोई कुश्ती नहीं की थी। उसके बाद 3 साल के बाद दोबारा गेम में ज्वाइन होना और फिर बटालियन की ट्रॉफी उठाना मतलब काफ़ी अच्छा लगा मैम। तो ये कैसे होता है कि हरियाणा के लोग ही हमेशा ट्रॉफी उठा लेते हैं, हरियाणा के लोग ही हमेशा कुश्ती में जीत जाते हैं, कैसे होता है? ये मैम क्या होता है, वहाँ की मिट्टी लगा लो या वहाँ का रहन सहन लगा लो, ये क्या है हमारा किसान कल्चर है मैम। हरियाणा ज़्यादातर किसान कल्चर से आते हैं, किसान जाट राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे क्या परिवार के लोग ज़्यादातर या तो कुश्ती करेंगे गेम में, मतलब गांव में चलता है, जैसे कहते हैं ना माहौल का फ़र्क पड़ता है, बोला ये अच्छे माहौल में नहीं रहता, ये इस माहौल में रहता है, उस माहौल। तो वहाँ का हमारा माहौल ही ऐसा था। शाम को अगर जाओगे आप हमारे हरियाणा किसी गाँव में मतलब, तो कोई कुश्ती खेलता मिला, कोई कबड्डी खेलता मिलेगा, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, तो उनको देख के मतलब जो बच्चे हैं वही बात होगी, जो बच्चा देखता है वही करता है। तो वहाँ पे मतलब देखने को यही मिलता है, तो उनको देख के वो सीख लेता है। और फिर जो उससे है कोई इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है, कोई ओलंपिक तक भी खेल रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं हाँ भाई मैं भी कुश्ती के अंदर जाऊँगा या बॉक्सिंग में जाऊँ या कबड्डी के अंदर जाऊँ, कुछ अच्छा करूँ, शायद हो सकता है मैं भी ओलंपिक तक खेलूँ। तो उन चीज़ों को देख के ही वो आती है मैम। और एक रही मतलब सेना, तो सबसे मेन तो फर्स्ट में सेना को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं।
भाई मेरे को भारतीय सेना में जाना है और मैं उसकी भर्ती की तैयारी करता हूँ, और उसके लिए मतलब मेन गेम से कोशिश करता है, गेम से भर्ती हो जाऊँगा, ठीक है मैं कुश्ती करता हूँ, तो कुश्ती गेम से ज्वाइन कर लेता है। जब तक गेम करता है गेम, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी अपनी बढ़िया सेवा देता है। तो ये माहौल और ये जज्बा हरियाणा में हाँ। ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। ज़्यादातर घरों में बिल्कुल मैम। तो आपने भी फिर बचपन में ही सोच लिया था कि सेना में जाना है? हाँ मैम, मैं जब सिक्स या 7th क्लास में था उस टाइम से मतलब मन में हो गया था, हाँ मेरे को भारतीय सेना के अंदर जाना है और भारतीय सेना में नौकरी करनी है, देश की सेवा के लिए कुछ करना है। मुझे थोड़ा आप राजपूताना राइफल्स के बारे में भी बताइए। इसमें क्या राजपूत ही होते हैं सारे? कैसी ट्रेनिंग आप लोगों की रहती है? क्या सीखा है आपने? ये क्योंकि हमारी जितनी रेजिमेंट है वो सब एक दूसरे से थोड़ी अलग भी है और सबकी अपनी खासियत भी है। बिल्कुल। तो राजपूताना राइफल्स की क्या है? राजपूताना राइफल्स की है मैम, जो इसमें मेन सबसे क्या जाट और राजपूत दो ही कास्ट होते हैं मैम। जाट और राजपूत, एचएम भी आते हैं कुछ, एक मतलब जो बटालियन है उसमें एचएम है, और हाँ ये 3 ही कास्ट होती है मैम इसमें ज़्यादातर। तो इसमें क्या ट्रेनिंग तो मैम जैसे इन्फेंट्री ट्रेनिंग जो होती है लगभग बराबर होती है, लेकिन उनमें जोश बढ़ने की बात जो आती है मतलब उनको अपने नाम चिन्ह से मिलती है। जैसे सेना में बताया जाता है नाम, नमक और निशान बोले, तो नाम से होता है मतलब कि किस नाम से, मतलब नाम से आप भारतीय सेना दे दो उसको, भारतीय सेना का भाई सैनिक हूँ मैं, मेरा नाम हो गया भारतीय सैनिक। नमक हो गया, जिस नमक किसका खा रहा हूँ मैं, जिस बटालियन में मैं सेवा कर रहा हूँ, जिसका खा रहा हूँ मतलब वो नमक आ जाता है। फिर निशान आता है, निशान रेजिमेंट, आपकी रेजिमेंट क्या है, आप किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हो। जैसे मेरी राजरीफ रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स, तो उसको एक मतलब लोगो दिया जाता है। जैसे हमारा लोगो वीर हो गया वसुंधरा की, मतलब जो वीर होता है वही भूमि के सुखों का आनंद लेता है। वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ, जो मतलब वीर होता है वही भूमि के सुखों का आनंद लेता है। तो ये हमारा मोटो है मैम। और फिर जब भी हम कोई युद्ध घोष या कोई अच्छे कार्य के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो हम क्या मतलब हमारा युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। तो हम जहाँ भी जाते हैं 3 बार राजा रामचंद्र की जय और 3 बार भारत माता की जय बोलने के बाद अगर एक राजरीफ के सैनिक को ना, तो आप मतलब आइटम बम बोलते हैं, जो आइटम बम लगा के अगर कहीं भी कूदा दें तो वहाँ कूदने के लिए भी तैयार हो जाता है वो। ये खासियत होती है राजरीफ के सैनिक की। राजा रामचंद्र की जय। 3 बार राजा रामचंद्र की जय और 3 बार भारत माता की जय बोलने के बाद मतलब इस प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चाहे मेरे को देश के लिए कुछ भी करना पड़े, जान की बाजी लगानी पड़ी, कुछ भी करना पड़े, वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाता है सैनिक। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी मैं मेरी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के अलावा, कश्मीर के अलावा कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है? कश्मीर के अलावा मैम पश्चिम बंगाल, उसके पहले थे हम बीकानेर, उससे पहले आसाम में थे, उदयपुर थे, 4-5 जगह पोस्टिंग। वेस्ट बंगाल में क्या चुनौतियाँ हैं? वेस्ट बंगाल में अभी कहाँ पे पोस्टिंग है? वेस्ट बंगाल में इधर बिन्नागुड़ी में। ठीक है, वहाँ पर कैसा माहौल है? और थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ना। कश्मीर का तो हमने काफ़ी कुछ सुना, अभी कैसा है कश्मीर का? वहाँ में जो वेस्ट बंगाल में अभी हम पीस टाइम में, मतलब जो बोलते हैं पीस टाइम, जैसे हिसार लगा लो आप, अम्बाड़ा लगा लो, पीस लोकेशन है मतलब एक प्रकार का। वहाँ पर हम आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। मतलब अच्छा, भी हमारे देश की किसी भी LC या LAC बोल दो, उस पर मतलब तैनात होने के लिए जो मतलब कोई अगर किसी प्रकार के खतरा आए LC के ऊपर, LOC के ऊपर, या जो चाइना की लगती है उसको, हाँ LAC, हाँ, तो उसके ऊपर कोई भी मतलब मुदाखला आता है उसके लिए तैयार होते हैं हम, ट्रेनिंग करते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग टाइम होता है हमारा, तो उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो ये ट्रेनिंग चलती रहती है मैम जगह जगह भी। इस टाइप का इलाका हो तो हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें उसको, इस प्रकार का इलाका आ गया तो उस प्रकार मतलब डायनामिक टाइप का इलाका मतलब बनाते हैं और उस पर रिहर्सल की जाती है उस चीज़ की, भाई अगर ये सिचुएशन आई तो हम क्या करें, ये सिचुएशन हुई तो हम क्या करें। तो उस प्रकार अब की तैयारी चलती है मैम उधर। अब अगला सपना आपका फिर क्या है? कहाँ लड़ना? क्योंकि मैं तो एनीवेज बहुत हैरान हूँ कि जब आप खेल रहे थे तो आपको था कि नहीं मुझे तो आतंकी देखना है, तो अब आगे के लिए क्या सपना है? आगे के लिए मैम अभी यही है कि अभी हम पीस टाइम में है, अभी हमारी पोस्टिंग आने वाली है, तो मतलब ऐसी ही जगह पोस्टिंग आए आतंकवाद वाली जगह, ताकि मुझे भी दोबारा मौका मिले। और हमारे जो यूनिट वाले सैनिक हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई आपने तो क्या आपको मौका मिले हमारे, क्यों हर सैनिक को RR के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, कई बार होता है जा नहीं पाते हैं, मतलब कि वैकेंसी लिमिट वैकेंसी होती है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो जाना चाहते हैं RR के अंदर, उनको ऐसा लोकेशन मिले हमारी पलटन को कि मतलब पूरे जवान उस चीज़ को देख सकें ग्राउंड पे और कर सकें उसको।
मुझे ये बताएं कि कश्मीर में जब आप रुके थे तो वहाँ पर ठंड में आप लोग कैसे अपना समय बिता पाते हैं, क्योंकि एक तो आप घर से दूर रहते हैं। मैं तो ऑनेस्टली दिसंबर के महीने में श्रीनगर में थी और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी सर। सुबह 7 बजे उठ के रिपोर्टिंग करनी थी, क्योंकि वहाँ की जो लोकल बॉडी का इलेक्शन था वो कवर करने के लिए मैं पहुँची हुई थी। और इलेक्शन टाइम तो हम सुबह 6 बजे से रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं, पर मेरी 5 दिन में हालत ख़राब हो गई। तो पूरी ठंड आपकी वहाँ कैसे बीतती है, और वो भी चौकन्ना रहना होता होगा हर समय? बिल्कुल मैम, हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। और ठंड की बात करूँ साहब मैम, मतलब उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाता है एक्चुअली। मतलब कुछ तो वो ढलने वाली बात कह दो, मतलब कि एक आदमी जो ठंडे पानी से नहाने लग जाता है डेली, तो ठंडे पानी से नहाता रहता है तो कुछ नहीं बिगड़ता उसको। और अगर गर्म पानी से नहाने वाला व्यक्ति है, उसको अगर आप बोलो ठंडे से नहा ले एकदम, तो वो लगे उसको, हाँ तो आप वाली बात तो हो जाती है। आप कभी एकदम अचानक से गए उधर तो एकदम ठंडी का महसूस की, लेकिन हम माहौल के हिसाब से डर जाते हैं, माहौल का भी फर्क पड़ जाता है। मतलब उस मौसम में रह रहे हैं मतलब। और हमारी चलो अलग बात होगी मैम, जो कश्मीरी वहाँ पर रह रहे हैं मतलब, तो वो तो वहाँ पर नंगे बर्फ़ के ऊपर नंगे घूमते रहते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं। उनको देखे हमें अजीब लगता है भी नंगे घूम रहे, बर्फ़ के ऊपर नंगे घूम रहे हैं, बर्फ़ है और नंगे घूम रहे उसमें। और कई जगह जो बर्फ़ की नदियाँ चलती रहती है, मतलब वहाँ पे जो नाले से बनी छोटे छोटे नाले बने, तो बर्फ़ साइड में बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे, वो रास्ता बना हुआ थोड़ा बहुत पानी चल रहा है उसमें, तो उसमें नहाते हैं वो बर्फ़ के टाइम में मतलब। तो उनको देख के हमें भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन कुछ तो सहन करना पड़ता है, कुछ सहन शक्ति भी आ जाती है ट्रेनिंग के दौरान। पता लगता है भी हाँ ऐसे ऐसे हमारे को इधर रहना पड़ेगा, तो माइंडली तौर पर प्रिपेयर हो जाता है। वो पता है उसको भाई जाना है रात को ऑपरेशन के अंदर जाना है, तो इस टाइप से ठंड होगी, तो उस हिसाब से अपने लिए इक्विपमेंट भी पहन के जाता है। वो भी कोट हो गया और जो सर्दी से बचाव के साधन होते हैं उनका पूरा इस्तेमाल करता है। और बाकी माइंडली तौर पर फिट होता है पूरा, हाँ भाई पता है मुझे पूरी रात रुकना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर होकर जाता है वो पहले भी। आतंकियों की पहली कोशिश क्या रहती है? आपने बताया कि आप लोग चाहते हैं कि किसी सिविलियन को कोई नुकसान ना हो, हम पहले उनको निकाल लें, लेकिन वो क्या सबसे पहले सिविलियन को ही टारगेट करते हैं ताकि आप लोगों को परेशान किया जाए? क्या उनकी टैक्टिक क्या अमूमन रहती है? उनका मैम कुछ नहीं बता सकते। अगर मान लो जैसे घर में रुकते हैं वो, अगर वो सिविलियन को मारेंगे तो उनको घर में कौन रोकेगा, क्योंकि जिस घर में रुकते हैं किसी न किसी घर में रुकते हैं वो। अगर सिविलियन को वो मारने लगे वहाँ पे तो घर में, हाँ जब भागते हैं उस टाइम वो नहीं देखेंगे, क्यों हमने देखा है ग्राउंड के ऊपर जब भागते हैं उस टाइम नहीं देखते वो आगे सिविलियन खड़े हैं कौन खड़े, उनको फायर करना है बस। भागते समय वो फायर पक्का मारते हैं, चाहे वो सिविलियन हो सामने कोई हो, अंधाधुंध बस आँख बंद करके फायर मार देते हैं। और उनको मेरे को नहीं लगता उनकी कोई शिकलाई होती होगी, कुछ होता होगा, उनकी कोई शिकलाई नहीं है। बस जब हम घेराबंदी करते हैं उस दौरान उनको पता लग गया हाँ भाई घेराबंदी करी भारतीय सेना, तो उस टाइम भाग गए तो भाग गए, नहीं तो भाग तो पाएंगे नहीं, पता है मरना ही है। बस उनकी शिकलाई ये कि ग्रेनेड फेंकना और फायर करना बस आंख बंद करके। उसमें सामने कोई सिविलियन हो चाहे कोई भारतीय सैनिक को कोई हो, उनको कोई मतलब नहीं है ना। उनकी मैं कोई ट्रेनिंग मानता, मैंने ऐसा कोई ट्रेनिंग वाला वो उनका नहीं देखा भी उन्होंने कोई ट्रेनिंग के लिहाज से जज्बा दिखाया हो भाई कुछ चुनौती दी हो। भारतीय सेना के सामने कोई चुनौती नहीं है वो, मतलब आतंकवादी की सब। भारतीय सेना के सामने कोई चुनौती वो नहीं है। नहीं। ये आवाज़ मुझे लगता है दूर तक पहुंचनी चाहिए, सीमा पार तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि भारतीय सेना के सामने आपको लगता है आप हर्डल्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का वीर जवान कह रहा है कि भैया ना तो उनकी ट्रेनिंग होती है ना कुछ रहता है, तुम हमारे सामने कुछ चुनौती वनौती नहीं हो। ऐसी स्थिति में जब आप पहलगाम जैसी कोई घटना सुनते हैं तो फिर क्या दिमाग में आता है? हाँ बिल्कुल मैम, वो एक प्रकार की रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें होती है, क्योंकि जब उनको पता है ये नेत्थे हैं बिल्कुल, उनको किस लिए मारना। मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सरेंडर करना चाहे मतलब हम तो सरेंडर भी करवाते हैं उनको, और उन्होंने धर्म के नाम पे मतलब उनको मारा, देख देख के मारे, मतलब कि ये हिंदू है मुसलमान है देख देख के पूछ के नाम पूछ के मारे। तो बड़ी ही मतलब कायराना हरकत की थी उन्होंने। अगर लड़ना हो तो सीधा लड़ो, चलो ठीक है वो कर रहे हैं आतंकवाद फैला रहे हैं, मतलब आतंकवाद फैलाने वाली बात है मैम, कोई परेशानी नहीं कश्मीर के अंदर, मतलब किसको क्या परेशानी, लेकिन वो दूसरा देश है वही करवा रहा है ये सारी चीज़ें, उनकी वजह से हो रहा है ये, बाकी कोई वो नहीं है। लोकल टेररिस्ट है तो वो मैंने आपको बताया था कि उनको कुछ पता ही, लोकल जो बन रहे हैं उनको पता ही नहीं मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, मैं किस लिए टेररिस्ट बना हूँ। बस उनको बता दिया कि आप बस भारत के गुलाम हो और ऐसे ऐसे हो रहा है, भारतीय करे वो करे, कोई बन गया, उसको पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। भाई मैं भारत का गुलाम आज़ाद कैसे हूँगा मैं, मतलब गुलामी वाली उनके साथ क्या हो रहा है कि वो भारत के गुलाम समझ रही है अपने आप को। सारी सुविधा मेरे ख्याल में जो
और स्टेटों में सुविधा है उनसे ज़्यादा ही सुविधा मेरे ख्याल में J&K में मिलती होगी, जो भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं J&K के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। पर इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, मतलब हम अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है, पत्थरबाजी अगर कोई कर रहा है, तो हम क्या उन्हें सबक सिखा सकते हैं? कोई कानून ऐसा है कि हम उन्हें जेल में डाल दें या उनके साथ कुछ करें? नहीं मैम, वो पुलिस वाले हो सकता है कोई कानून हो उनका, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम करते हैं वो करते भी हैं। हम जो युवा है उनको हम कैंप के अंदर बुलाते हैं, जो नौजवान है 15 से 20 साल की उम्र की, क्योंकि जो टेररिस्ट बनता है वो 15 से 20 साल का, मतलब 17-18 साल की काफ़ी बने हुए हैं, तो 20 साल के तकरीबन एज में बनता है वो। तो उस एज के जवानों को हम कैंप के अंदर बुलाते हैं और समझाते रहते हैं कि भाई कुछ भी हासिल नहीं होना इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को बरकरार रखो तो भी कुछ हासिल नहीं होना है। बरकरार रखते हुए आप देख लिया कब से, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ जब से लेकर चल रहा है सिस्टम जो भी, तो जब से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही होना है, ऐसे हासिल होते रहो, बढ़ते रहोगे आप लोग, मरते रहोगे, बढ़ते रहोगे, हासिल कुछ नहीं होना इस चीज़ का, असर एक ही है मौत आपकी। तो कोई वो नहीं रखे इस चीज़ के अंदर, आप अपने आप को मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और अपना जो भी है काम करना हो, अपन भारतीय नागरिक होने के नाते आप अपना फर्ज निभाइए और अपना काम कीजिए अच्छे तरीके से। तो वो एक मतलब हम सद्भावना भी करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, गांव में घूमते हैं, सबसे मिलते हैं, आपस में मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि भी वो हमें समझे, हम उनको समझें और वो अपने आप को एक भारतीय नागरिक समझे और अच्छे नागरिक की तरह इस देश में रहे और आतंकवाद को मतलब दूर करने की कोशिश करें। आपको कभी सामने से किसी ने आकर के किसी कश्मीरी ने ऐसा कुछ बोला जो आपको हर्ट हुआ हो, या आपके पीठ पीछे आपने सुनी हो, ऐसी कोई बात कभी हुआ है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कभी भी, मतलब हाँ पीठ पीछे की बात करूँ तो सुनने में आता था कई बार, जैसे खून खोलेगा मैं, लेकिन वहाँ पे क्या माहौल को देखते हो, मतलब क्योंकि वहाँ का माहौल ही इस प्रकार का है, क्यों जो सही लोग हैं वो भी डरते हैं ना उस चीज़ से, जो सही है वो भी तो डर रहे हैं उस चीज़, डर के मारे ही तो नहीं बोल पा रहे हो। ठीक बात। तो उसको अगर मैं स्ट्रिक्टली लूँगा तो मैं भी गलत हो गया एक प्रकार से, अगर उस चीज़ को मैं स्ट्रिक्टली लूँ, क्योंकि वहाँ का तो माहौल है, माहौल के हिसाब से मेरे को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अगर नाम बताते थे हमारे को, मतलब कोई इस टाइप का वो बंदा है, तो उसको हम ऑब्जर्व करते थे, पुलिस को बताते थे, तो उसका चारा वही था, वो समझाते थे कि हमें बुलाते थे, समझाते भाई आपको दिक्कत क्या है, मतलब इनके जय बोलने से या कुछ भी, यानी अगर कुछ भी ऐसा प्रकार का मूवमेंट होता था तो हम उनको अच्छे तरीके से समझाते थे, पुलिस को बताते थे, तो उस प्रकार से कार्रवाई करती है कि ये मतलब आगे ना बढ़ पाए, कोई स्ट्रिक्ट टाइप की कार्रवाई नहीं, मतलब। ठीक बात। अब मुझे आप ये बताएं कि आपका जो कुश्ती वाला शौक था वो अभी चल रहा है? नहीं, अभी मैम अभी थोड़ी इंजर्ड हो गया था मैं। अच्छा, जो बता रहा था आपको 2024 में कंधे में चोट लग गई थी। हाँ। तो उसके बाद से बंद ही है मैम वो। फिर उम्र भी थोड़ा 35 के समथिंग हो गई मैम, तो चोट लगने चांसेस ज़्यादा हो जाती है मैम इस उम्र के अंदर। 35 के बाद क्रॉस होने के बाद मूवमेंट रहते नहीं बॉडी के अंदर, हार्ड बॉडी हो जाती है तो मूवमेंट कम हो जाते हैं, चोट लगने चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद से कम कर दिया मैंने। शौर्य चक्र जब मिला आपको, जब आप आगे बढ़ रहे थे उसे लेने के लिए, तो उस समय मन में कैसी भावना थी, क्या महसूस हो रहा था? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जब राष्ट्रपति मेरे को दे रहे थे तो जो मेरे मदर फादर हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी साथ बैठे हुए थे। तो मतलब एक उस बच्चे के लिए बड़ी प्राउड की बात होती है, मतलब कि माँ बाप देख रहे हैं और राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी प्राउड की बात थी, मेरे माँ बाप मेरे को देख रहे हैं। और एक माँ बाप के लिए भी, उस बच्चे के लिए, मतलब ही हाँ मेरे बच्चे ने आज इतना बड़ा काम किया कि राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। और एक भारतीय सैनिक होने के नाते मतलब कि मैंने यहाँ भाई आतंकवादियों को मारा है और आज मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था मैम, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहा उसके बाद पिताजी ने या माँ ने, क्या बोला? कुछ नहीं मैम, बस वैसे ही बोला, हमने सोचा ही नहीं था मतलब इतना बड़ा काम कर सकता है, मतलब 20 से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा कर दिया, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा कर दिया। हाँ। भी ऐसा भी काम हो सकता है, आतंकवादी को मतलब नज़दीक जाके मारना भी, खुद का मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचते नहीं, मतलब मैं मर जाऊँगा, हमारा क्या होगा, ये उस टाइप की बातें। तो मैंने ही बोला हाँ कुछ नहीं होता उस टाइम, मतलब पता नहीं लगता कैसे कर जाता है आदमी उस टाइम। सिचुएशन इस टाइप की निकलती है कि जैसे साबू गोली लगी तो एकदम हो जाता है, हाँ साबू गोली लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, मैं मार दूँगा इसको, ये कर दूँ। तो उस टाइम मतलब होता है ये, जब आपके साथी को गोली लगती है या आतंकवाद, जैसे पता भी आतंकवादी है तो आतंक फैला रहा है हमारे देश में, तो उसको मारने के लिए मतलब भारतीय सैनिक किसी भी हद तक जा सकता है, वही हमने किया था मैम।
अभी ठीक है? आपके साहब जिन्हें गोली लगी थी वो सर ठीक है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक, उसी टाइम ठीक ही थे, मतलब जैसे थोड़ा एक बेहोशी टाइप एक बार हुए थे, लेकिन फिर ठीक थे वो बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब पीछे ही पार्टी आ गई थी 20 मिनट के बाद, तो डॉक्टर साहब लेके गए थे साथ में उनको, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको एक अवार्ड मिला, अनेकों पुरस्कारों से आप सम्मानित होते रहें। एक नहीं, अनेकों आतंकी अगर वो भारत में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं, वैसे तो कोई भी भारतीय नहीं चाहता है, तो आप ऐसे ही उन्हें मौत के घाट उतारते रहिए। और आगे जो भी आपका सपना है आगे बढ़ने का, आप बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मैं मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों की तरफ से कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि हम सबको आपके ऊपर बहुत गर्व है सर, और ऐसे ही हमेशा आपका सम्मान हम करते रहेंगे। बिल्कुल मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।